ये चैप्टर 2 है और हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 में राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो इकाई यहाँ से 2 है और देखेंगे यानी आय यानी इनकम। हम सभी देखते हैं कि समाज के हर व्यक्ति अपने परिश्रमी के द्वारा जो अर्जित करता है वह अर्जित संपत्ति को आय मानी जाती है। कहने का मतलब है जब कोई व्यक्ति परिश्रमी कैसा कर सकता है, परिश्रमी शारीरिक रूप से कर सकता है या मानसिक रूप से कर सकता है, और जो कार्य के बदले जो उसको पैसा मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, आय कहते हैं। तो कहने का मतलब जब हम सभी देखते हैं कि समाज के हर एक व्यक्ति अपना परिश्रम करता है तो परिश्रम दो तरह के हो सकता है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, और उसके बदले और काम करने के बाद जो पैसा संपत्ति मिलता है उसे ही आय मानी जाती है। व्यक्ति के प्राप्त होने वाला मौद्रिक 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 उसको बोलते हैं रुपया पैसा को। तो व्यक्ति को प्राप्त होने वाला आय क्या होगा, मौद्रिक मौद्रिक रूप में होता है, यानी पैसा रुपया में हो सकता है। यानी जो व्यक्ति काम करेगा उसको पैसा कैसा होगा, मौद्रिक आय। मतलब कहने का मतलब मौद्रिक का मतलब होता है पैसा, तो रुपया पैसा में हो सकता है, अथवा वस्तुओं के रूप भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है, वस्तुओं के रूप में भी हो सकता है। कहने का मतलब है कोई मजदूरी करता है तो मजदूरी के बदले उसको क्या मिल सकता है, उसको धान गेहूं या जो भी मिल सकता है तो वो भी मिल सकता है। बहुत सारा आदमी तो अभी तो ज़्यादा तो पैसा लेने के रुपया लेने का कोशिश करता है, लेकिन जब पैसा बहुत सारा मजदूरी जो करता है तो उसे क्या मिलता है, मजदूरी से होता है पैसा का नहीं, मुझे अनाज की ज़रूरत है तो अनाज देता है, तो अनाज को क्या कहते हैं, वस्तुएं भी हो सकता है। अर्जित संपत्ति के मुद्रिक अभिव्यक्ति आय होती है। तो अर्जित जो संपत्ति का मुद्रिक अभिव्यक्ति किससे होती है, वो आय से होती है। उसको रुपया को किस में बदला जाता है, पैसा रुपया को आय में बदला जाता है। लोगों के द्वारा अपने परिश्रमी के स्वरूप जो धन अथवा संपत्ति प्राप्त होती है हम आय के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हम आय के रूप में व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब जो भी प्राप्त होता है पैसा उसे किस रूप में हम व्यक्त करते हैं, आय के रूप में बन। जो भी पैसा लोगों के द्वारा जो परिश्रमी यानी परिश्रमी फल जो मिलता है काम करने के बाद उसे धन अथवा संपत्ति की प्राप्ति को हुई आय कहते हैं। तो आय के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि आय किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक कार्य करता है या कार्य के बदले जो मजदूरी मिलता है अथवा व्यक्ति को पैसा मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, आय बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ से किसी भी अर्थ व्यवस्था के लिए उसके नागरिक व्यक्ति अथवा सामाजिक आय से ही संबंधता अथवा विषमता प्रतीक होती है। तो किसी भी देश का यानी किसी भी अर्थव्यवस्था या किसी भी देश का उसका नागरिक जो क्या होगा, नागरिक जो अमीर होगा और सामाजिक क्या संपन्नता प्रतीक होता है। अर्थव्यवस्था से पता चल जाता है कि इस देश में कैसा लोग रहता है और कैसा पैसा कैसे कमाता है। इससे पता चलता था किसी भी अर्थव्यवस्था में उसके नागरिक व्यक्तिगत अथवा सामाजिक आय ही संपन्नता विपन्नता का प्रतीक होता है। तो अर्थव्यवस्था से पता चलता है कि उस समाज का नागरिक कैसा होगा, किस तरह के सोच हो गए, यही वहां का देखता है, किस तरह का रहन सहन होगा। आय का वह मापदंड जिसके द्वारा देश के आर्थिक विकास स्थिति आकलन किया जाता है। तो आय वह मापदंड है, क्या है, आय का जो प्रति व्यक्ति आय करता है तो उसका मापदंड है कि जिसके देश के आर्थिक विकास की स्थिति आकलन किया जाता है। तो प्रति व्यक्ति जब आय होगा तो उससे पता चलता है कि देश के लोगों को देश के विकास में कितना, क्योंकि लोग जितना कमाएगा उतना खर्च करेगा, उससे देश की क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। तो वही कह रहा है वह आय मापदंड है जिसके द्वारा आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। देश अथवा राज्य को आय के आधार पर ही उसे विकसित अथवा विकासशील श्रेणी में रखा जाता है। किसी भी देश को उसके आय के यानी व्यक्तियों को जो आय होगा उसी के आधार पर उस देश को क्या रखा जाएगा, विकसित बोला जाएगा या विकासशील श्रेणी में रखा। यानी देश के लोगों को आय ज्यादा होगा तो उसे विकसित देश में रखेगा, आदि देश के राज्यों में विकासशील रहेगा तो उसे विकासशील। या देश के बारे में बात कीजिए या चाहे राज्य के बारे में बात कीजिए, बात दोनों एक ही है। जब देश का आय बढ़ेगा तो उसे विकसित, और राज्य का भी रहेगा तो विकसित हो जाएगा, और देश दोनों विकसित होगा, चाहे राज्य अथवा थी। भारत के राज्य में गोवा, जैसे हमारा देश तो विकसित विकासशील देश है, लेकिन भारत के राज्य गोवा, दिल्ली और हरियाणा आय के आधार में समृद्ध माना जाता है, लेकिन ये विकसित माना जाता है क्या अनुसार। भारत के राज्य कौन सा है, गोवा है, दिल्ली है और हरियाणा। ये सब आय के आधार पर समृद्ध माना जाता है, मतलब यहाँ का व्यक्ति का आय थोड़ा है तो इसको हम कह सकते हैं ये सब विकसित है ना। वहीं दूसरी ओर आय के आधार पर जहाँ
बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश विकास की निचली श्रेणी राज्य माना। इसको हम कह सकते हैं विकासशील के आधार पर कौन आ गया, बिहार आ गया, उड़ीसा आ गया। इस यहाँ का व्यक्ति की राष्ट्रीय आय जो कमाई है बहुत कम है, तो बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया और मध्य प्रदेश विकास की निचली श्रेणी के राज्य माना जाता है। तो ये कैसा है, ये इसका आय जो है ना यहाँ का व्यक्ति का, चाहे बिहार आप ले लीजिए, चाहे उड़ीसा ले लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश से, यहाँ का जो व्यक्तियों का आय है बहुत ही कम है। और ये 3 राज्य में सबसे ज़्यादा कौन सा, गोवा, दिल्ली और हरियाणा। यहाँ का लोगों का पैसा, रहन सहन अच्छा है और यहाँ का रहन सहन पूरा नीचा है ना। इसी प्रकार जैसे देश का समृद्ध, इसी प्रकार विश्व के देश में संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका क्या है, विकसित राज्य है, तथा जापान, ये सब क्या है, समृद्ध एकदम विकसित राज्य माना जाता है। जबकि भारत विकास के निचले पाए पर आय के आधार पर ही खड़ा है। तो ये भारत क्या है, विकासशील है। जापान, अमेरिका ये सब समृद्ध देश माना जाता है। यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड, रहन सहन बहुत हाई होता है, जबकि भारत का विकासशील निचले स्तर पर पाया जाता है। यहाँ एक अलग बात है कि विगत वर्षों में के दर के कारण भारत तेजी में समृद्धि की श्रेणी में और बढ़ता है। लेकिन भारत क्या है, तेजी से श्रेणी की ओर बढ़ा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ा है जितना अमेरिका और जापान हो गया। अब इसका संक्षिप्त में लिखा है, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार के शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है, उस व्यक्ति को आय कहते हैं। तो शॉर्ट में हम लोग आय का जब परिभाषा देंगे तो इस रूप में देंगे, क्या देंगे, आय किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उसके कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे ही व्यक्ति को आय कहते हैं। ठीक। जिस प्रकार वस्तुएं और सेवा का उत्पादन के क्षेत्र में हम देखते हैं कि भूमिका पारिश्रमिक लगान के रूप में है, तो क्या करते हैं कि जिस प्रकार वस्तुओं और सेवा को उत्पादन के क्षेत्र में हम देखते हैं, जब वस्तुओं और सेवा को क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, और उसको क्षेत्र में हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि भूमि का पारिश्रमिक लगान के रूप में है। तो भूमि का क्या है, जो पारिश्रमिक है, क्या है, लगान के रूप में, श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में। तो जो भूमि का पारिश्रमिक सरकार कैसे लेता है, लगान के रूप में, और श्रम का पारिश्रमिक या मजदूरी के रूप में लोग कमाता है और लेता है। ठीक उसी प्रकार तो क्या है, तो श्रम का पारिश्रमिक किसके रूप में लेता है, जो कोई काम करता है तो मजदूरी के रूप में लेता है। पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है, ब्याज के रूप में लेता है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, भूमि का सरकार किसके रूप में लेता है, परिश्रम लगान के रूप में सरकार अपना लगान लेता है, टैक्स जो तो बोलते हैं। और जब हम लोग कोई मजदूर को मजदूरी करवाते हैं तो उसको किस रूप में देते हैं, जब पूरा मजदूरी कर देता है तो मजदूरी के रूप में। पूंजी का जब हम किसी को कर्ज देते हैं तो उसको किस रूप में लेते हैं, ब्याज के रूप में लेते हैं। व्यवसायिक का प्रतिफल वेतन के रूप में, व्यवस्थापक यानी जो कोई काम करता है तो उसको पारिश्रमिक क्या होता है, उसे वेतन के रूप में, एवं उद्यमी के पारिश्रमिक लाभ या हानि के रूप में ही उसका आय का प्रकट करते हैं। तो ये आय का प्रकट कैसे करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि भूमि का पारिश्रमिक किसको देते हैं, सरकार को लगान के रूप में देते हैं, और श्रम का मजदूरी के रूप में मजदूरों को देते हैं। पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज के रूप में देते हैं। व्यवस्थापक के रूप में क्या है, जो काम करता है व्यवस्थापक या पारिश्रमिक का वेतन के रूप में देते हैं। उद्यमी को क्या होता है, उद्यमी जो पारिश्रमिक है, लाभ या हानि, उद्यमी उसका जो व्यापार करता है रूप में उसका आय का प्रकट करता है। बिहार की आय, आप देखते हैं बिहार की आय, तो ये पूरे राज्य हमारा क्या है, सुंदर सा बिहार। तो बिहार के बारे में देखते हैं, बिहार की आय, इनकम ऑफ बिहार, यानी बिहार का आय कैसे होता है, यहाँ का लोगों को कैसे क्या होता है वो देखना है। बिहार की आय, तो बिहार अत्यंत गरीब एवं पिछड़ा हुआ राज्य है। बिहार कैसा राज्य है, बिहार अत्यंत गरीब है एवं पिछड़ा हुआ राज्य है। बिहार एकदम अत्यंत गरीब है और पिछड़ा हुआ राज्य है, जहां गरीबी के व्यापक प्रवृत्ति नियंत्रण मौजूद रही है। और ये अभी नहीं है, व्यापक मतलब बहुत पहले से नियंत्रण मौजूद रही है। देश में निर्धनता अनुपात के आंकड़ा योजना आयोग ने मार्च 2009 में जारी किया। इन आंकड़ों के अनुसार बिहार पूरे देश में उड़ीसा राज्य के बाद उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक गरीब राज्य है। सबसे ज्यादा गरीब कौन है, उड़ीसा के बाद दूसरा राज्य पर कौन है, बिहार राज्य, क्योंकि इसका सर्वाधिक गरीबी राज्य है। तो सबसे टॉप लेवल पर उड़ीसा था 2009 में, लेकिन उसके बाद दूसरा नंबर पर कौन था,
बिहार राज्य था, सर्वाधिक गरीब राज्य है। यहाँ की 41.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे नीचे गुजर बसर करती है। कहने का मतलब 100 आदमी में 41 आदमी क्या है, गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय पर पूरे देश भर में न्यूनतम है, यानी पूरे बिहार राज्य का जो प्रति व्यक्ति आय है पूरे देश भर का सबसे कम है। यानी पूरा भारत में जितना लोग कमाता है यहाँ का लोग उतना नहीं कमाता है, जिनके चलते बचत निम्न स्तर पर है। और जब कमाई नहीं करेगा तो बचत इनके स्तर पर नहीं है। कम बचत के कारण पूंजी का निर्माण दर कम होता है, तो कम बचाता है और उसका निर्माण कम होता है। कम पूंजी निर्माण दर के कारण विनियोग, यानी विनियोग मतलब विनियोग का मतलब उद्योग कम होता है, तो यहाँ पूंजी निर्माण कम होगा तो उद्योग भी कम होता है, जिसके परिणाम से बिहार में प्रति व्यक्ति आय पुनः निम्न स्तर पर कायम रहती है। जिसके अनुसार क्या रहती है, बिहार का जो जिसके क्या है प्रति व्यक्ति आय पुनः निम्न स्तर कम रहती है। और यहाँ के यही कारण है कि इसका निम्न स्तर एकदम बहुत कम है, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। ठीक ही इसके विपरीत भारत के विकासशील राज्य जैसे गोवा हो गया, दिल्ली हो गई आदि, जहाँ प्रति व्यक्ति आय ऊंचा है, तो यहाँ दिल्ली, उड़ीसा और बिहार क्या है, बहुत कम है। इसके अनुसार दिल्ली, गोवा आदि जहाँ प्रति व्यक्ति आय क्या है, बहुत ऊंचा है। बचत एवं विनियोग अधिक है, बचत भी है तो विनियोग अधिक है। विनियोग मतलब यहाँ का व्यापार भी लोग करता है, तो ये भी जान लेते हैं। क्या कहता है, रेगन नेशन ने गरीबी की कुचक्र को धारणों को बताया है कि बिहार राज्य भी गरीबी की कुचक्र शिकार है, जिस कारण से बिहार के प्रति व्यक्ति आय भी पूरी तरह से भारत में न्यूनतम है। तो विनियोग अधिक है तथा पूंजी निर्माण ऊंचा है। यहाँ पूंजी कहाँ, दिल्ली और गोवा में प्रति व्यक्ति आय ऊंचा है, इसमें बचत भी होता है, विनियोग अधिक है तथा पूंजी निर्माण दर ऊंचा है, जिसके परिणामस्वरूप हर वर्ष प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जाती है। समानता हम यह जानते हैं कि गरीबी को जन्म देती है। क्या कह रहा है, हम यह जानते हैं कि गरीबी को जन्म देती है। इस कथन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगनर नेकर्स ने गरीबी की कुचक्र वैकेंस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के रूप में व्यक्त किया, जिसके सार यही है कि गरीबी इसलिए गरीब हैं क्योंकि उनमें गरीबी है। गरीबी के कारण आय कम होती है। और पहला नंबर क्या है, गरीबी के कारण आय कम होती है। दूसरा कारण क्या है, अशिक्षा है, वो पढ़ते लिखते नहीं है। और अज्ञानता के कारण बच्चों के पैदाइश, और अज्ञानता के कारण क्या, बच्चों को पैदाइश यानी जन्म अधिक होता है। जो ज्ञान जान जाएगा उसको हमको डीएवी में पढ़ाना, चाहे बढ़िया स्कूल में पढ़ाना है, तो बच्चे को कम करेगा। फलतः इनकी अगली पीढ़ी अधिक है तथा इनकी अगली पीढ़ी अधिक है। अगली पीढ़ी क्या हो जाता, और गरीब हो जाती है। गरीब का यह कुचक्र अनवरत चलता रहता, जिसका अर्थ यह है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है, गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। तो यहाँ क्या है, दो राज्य का है, तो गोवा राज्य है, यहाँ अधिक बचत है, उच्च पूंजी पर दर निर्माण है, अधिक विनियोग, उच्चतम प्रति व्यक्ति आय, निम्न प्रति व्यक्ति आय में क्या है, निम्न पूंजी है, निर्माण दर है। बिहार राज्य है, निम्न बचत कम है, कम बचत है। तो अब हम लोग यहाँ से भारत के सारे जो है यहाँ से देखेंगे, भारत के सभी 28 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय चंडीगढ़ कहाँ है, जो भारत का 7 जो राज्य है, भारत के सभी 28 राज्य और 7 केंद्र पर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ है, चंडीगढ़ का। यहाँ इस मामले में उसका शीर्ष स्थान विगत 5 वर्षों से बना है। और ये नहीं कि बहुत पहले से, कुछ साल से बना है, लगभग ये 5 साल से वहाँ ये चीज हुआ है। देश की आय का मानक का निर्धारित करने वाला संस्था, जिसे डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, उसके द्वारा 16 दिसंबर 2008 को जारी किए गए इन आंकड़ों के अनुसार सन 2006-2007 में चंडीगढ़ प्रति व्यक्ति आय 70,361 रुपया रही, जबकि देश के केवल 28 राज्य की चर्चा करें तो इनमें प्रति व्यक्ति आय की बाला राज्य गोवा एवं दिल्ली बताया गया है। तो इसके अनुसार कौन था, 70,000 में ये दिल्ली और गोवा बताया गया है। अब यहाँ निर्देशालय के ताजा आंकड़ों में गोवा में प्रति व्यक्ति आय 54,850 रुपया तथा दिल्ली में 50,665 रुपया बताई गई है। और तीसरे स्थान पर इस बार हरियाणा पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। साल 2008-2009 में बिहार में
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के अनुसार 11.03% राष्ट्रीय आय में वृद्धि है दर है, जो कि 11.5% के बाद दूसरा है। इस तरह बिहार अब पिछड़ापन के चोला त्याग कर विकास की ओर बढ़ रहा है या उन्मुख हो रहा है। आओ यह भी जाने निर्देशालय की इस रिपोर्ट के अनुसार सन 2008 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया है, जबकि बिहार के प्रति व्यक्ति आय सन 2005 से 6 में 6,10 रुपया है। बिहार के कुल 38 जिलों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पटना एवं न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय का शिवहर जिला है। सबसे अधिक आय कहाँ था? पटना में। सबसे कम कहाँ था? शिवहर जिला में। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय का धारणा बहुत महत्वपूर्ण है। जो अर्थशास्त्र है उसमें जो राष्ट्रीय की आय की धारणा बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। किसी देश का आर्थिक विकास उसकी राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। तो किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है किस पर निर्भर करता है? राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। तथा आर्थिक प्रगति का मापने के सर्वोत्तम साधन राष्ट्रीय आय है। तो आर्थिक जो प्रगति है क्या है, उसका सबसे उदाहरण क्या है? राष्ट्रीय आय। जहां राष्ट्र की संपूर्ण आय उत्पादन के विभिन्न साधनों के समक्ष प्रयास से होता है। प्रत्येक साधन की भागीदारी उत्पादन की क्रिया में होती है। प्रत्येक साधन क्या है? भागीदारी की क्रिया में उत्पादन साध्य फलतः उत्पादित हुई वस्तु को प्राप्त आय की सभी को साधनों के बीच वितरित किया जाता है। और साथ में वितरण डिस्ट्रीब्यूशन का धारणा राष्ट्रीय आय के आकलन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसे हम उत्पादन के विभिन्न चरणों के भागीदारी में हिस्सा लेने को कहते हैं। वास्तव में उत्पादित की विभिन्न साधनों के सहयोग से राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है और राष्ट्रीय आय में पुनः इन साधनों के बीच वितरित क्या होता है? राष्ट्रीय उत्पादन। तो ये थोड़ा उत्पादित विभिन्न साधनों के सहयोग से राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है। राष्ट्रीय आय के पुनः इन साधनों के बीच वितरित किया जाता है। अब हम राष्ट्रीय आय के विस्तार अध्ययन करेंगे। तो ये तो ऊपर था। तो राष्ट्रीय आय क्या होता है? देखिए यहाँ से हम लोग ठीक करेंगे कि राष्ट्रीय आय का मतलब होता है, राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं। तो क्या उत्पादित होता है? वस्तु और सेवा के कुल मूल्य लगाया जाता है और जितना है मूल्य को लगाया जाता है। दूसरे शब्द में वर्ष भर में किसी देश के अर्जित आय को कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कहा जाता है। तो यह ध्यान में रखिएगा और यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, विस्तृत अध्ययन करेंगे। कह रहा है जिस प्रकार व्यक्तियों के समूह में से एरिया प्रक्षेत्र मतलब एरिया यानी क्षेत्र प्रक्षेत्र एरिया का निर्माण होता है। जिस प्रकार व्यक्तियों के समूह को क्या होता है? एरिया का निर्माण होता है। प्रक्षेत्र के समूहों से राज्य एवं राज्यों के समूह से देश का निर्माण होता है। उसी प्रकार श्रम एवं पूंजी के सहयोग एवं उपलब्ध प्रकृति साधनों के उपयोग से जो भौतिक, जिसे मूल्य के रूप में आंका जाता है, और अभौतिक ऐसी सेवाएं जो अदृश्य रूप में साधनों में वृद्धि करता है, तो कुल मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। जो दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे उसी को क्या कहते हैं? जिस प्रकार व्यक्तियों के समूह को क्षेत्र का निर्माण होता है और समूहों का क्षेत्र क्या होता है? राज्य एवं देश को निर्माण होता है। उसी प्रकार श्रम और पूंजी यानी श्रम और पूंजी का सहयोग के उपलब्ध प्राकृतिक साधन से उपयोग भौतिक, जिसे मूल्य का रूप में आंका जाता है, और अभौतिक ऐसी वस्तु जो दिखाई नहीं देता है उसे संसाधन वृद्धि करता है, उसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। नहीं तो राष्ट्रीय आय का परिभाषा देना है तो ये दे दीजिए कि राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश के वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवा को मूल्य में लगाया जाए। दूसरे से वर्ष भर में किए गए देश के अर्जित मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये है। अब यहाँ से हम लोग करते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि प्रायः गांव और शहर में खेत और कल कारखाने के द्वारा भौतिक वस्तु उत्पादन किया जाता है। तो भौतिक वस्तु किस में किया जाता है? गांव में किस में खेती के वस्तु करके, और शहर में क्या कल कारखाने के द्वारा उत्पादन किया जाता है। उसी तरह शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, कर्मचारी, पदाधिकारी एवं समाज के अन्य बल अपनी सेवा का राष्ट्र का सुसंपन्न करता है। तो ये क्या है? अदृश्य है। क्या है? अभौतिक है। अभौतिक कौन हो गया? ऐसी सेवा जो अदृश्य होती है, साधन में वृद्धि करता है। तो अदृश्य कौन सा हो जाएगा? भौतिक तो हमको दिखाई दे सकता है लेकिन अभौतिक नहीं। डॉक्टर का दिखाई नहीं दे सकता, इंजीनियर का नहीं। ये पदाधिकारी समाज के अन्य वर्ग के अपनी सेवा में राष्ट्र सुसंपन्न करता है। इस तरह खेत खलिहान से उत्पादन, ज्ञान और दक्षता से किए गए उत्पादन को राष्ट्रीय आय कहेंगे। जब इन सभी भौतिक और अभौतिक सेवाओं से प्राप्त आय को कुल रूप से आकलन किया जाता है तब उसे कुल उत्पादन कहते हैं। और उत्पादन के क्रम में किए गए खर्चे को घटा देने के बाद जो बचता है
उसे राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम कहते हैं। कहने का मतलब जब इन भौतिक और अभौतिक वस्तु और सेवा को प्राप्त कुल राष्ट्रीय आय से, कुल क्या होता है, राष्ट्रीय आय के रूप में आकलन किया जाता है। जब उस कुल उत्पादन कहते हैं और उत्पादन के क्रम में किए गए खर्चे को हटा देने पर जो निकलता है उसे क्या कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। आज साथ में कुल उत्पादन के शुद्ध उत्पादन की अवधारणा को अपनाना ही महत्व है। इस क्रम में राष्ट्रीय के स्पर्श करने कुछ प्रसिद्ध शास्त्रज्ञों ने परिभाषा को निम्नलिखित प्रस्तुत किया है। प्रोफेसर अल्बर्ट मार्शल के अनुसार किसी देश के श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवा को शुद्ध समूह उत्पन्न होता है, उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं, है ना। ये इंग्लिश में लिखा है, द लेबर एंड कैपिटल ऑफ ए कंट्री एक्टिंग ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्स प्रोड्यूस एनुअल ए सर्टन नेट एग्रीगेट ऑफ commodities, material and immaterial, including service of all kinds, is called national income। तो यहाँ तक देखते हैं, यहाँ जहाँ प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा से हम यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम उन सभी वस्तुओं और सेवा को लेते हैं जिनका उत्पादन प्रायः एक साल के अंतर्गत श्रम एवं पूंजी प्रकृति साधनों से करते हैं। तो यहाँ देखिए, यदि देश की कुल पूंजी विदेश में लगा दिया जाए तो उससे प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को जोड़ दिया जाता है। प्रोफेसर पिंगू क्या कह रहा है, आय के निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज के वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय के वह भाग है जिससे विदेशी से आय प्राप्त सम्मिलित है, जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकती है। एक अन्य प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर फिशर ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा देते हुए कहा, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसके उसे वर्षों के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप में उपभोग किया जाता है। द ट्रू नेशनल इनकम इन द पार्ट ऑफ एनुअल नेट प्रोड्यूस विच इज डायरेक्टली कंसल्ट ड्यूरिंग दैट ईयर। तीसा के भयानक आर्थिक मंदी ग्रेट डिप्रेशन ऑफ तीसा 1929 से 23 से उभरने के नियम प्रोफेसर केनेस ने राष्ट्रीय आय के धारणा को नए सिरे से विचार दिया। उनके अनुसार राष्ट्रीय आय के उपभोग वस्तुओं और विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के उपयोग में किया जाता है। अब हाँ, ये वाला थोड़ा ध्यान में रखिएगा। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय आय के आकलन का उत्तरदायित्व है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिपादन सर्वेक्षण संगठन नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन केंद्रीय संख्या संगठन को सहायता करता है ना। तो यहाँ तो विनियोग के रूप में इनके अनुसार राष्ट्रीय आय को उपभोग करता है। तो फार्मूला दिया वाई राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, सी से उपभोग व्यय कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर, आई से विनियोग इन्वेस्टमेंट। अब हम राष्ट्रीय आय की धारणा को स्पष्ट करना चाहेंगे जिससे हमें पता चले कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत किन किन प्रकार के आय को व्याख्या करते हैं। राष्ट्रीय आय की धारणा को निम्नलिखित आयामों के द्वारा स्पष्ट करें। राष्ट्रीय आय की धारणा पहले क्या होता है, सकल घरेलू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन ग्रोस नेशनल प्रोड्यूस, या तीसरा में क्या होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन नेट नेशनल प्रोड्यूस। तो ये सब हम लोग अब देखेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तु और सेवा को जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहा जाता है। यानी द टोटली क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमिक्स इन ए गिवन ईयर इज कॉल्ड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब यहाँ से एकदम पूरा आराम से समझिए, सकल घरेलू एक देश की सीमा के अंदर, एक देश है यानी भारत है और उसके सीमा के अंदर किसी भी दी गई समय अवधि प्रायः एक वर्ष यानी एक वर्ष लेख वर्ष में होता है, उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवा को कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का क्या होता है, उस देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहा जाता है। कहने का मतलब एक साल के अंदर यानी तो उस देश के अंदर
तो उसमें जो वस्तु और सेवा को उत्पादित कुल मौद्रिक मूल्य यानी पैसा मैसा का मूल्य, उसे क्या बोलते हैं? जीडीपी कहा जाता है। सकल घरेलू कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यहाँ से कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी भी वस्तु और सेवा को उत्पादित होता है उन्हें मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन यानी जीएनपी कहते हैं। तो दोनों में अंतर है, सकल घरेलू उत्पाद और जीएनपी में। यह ध्यान रखना चाहिए कि कुल राष्ट्रीय आय उत्पादन जीएनपी तथा उत्पादन में अंतर है। तो अंतर क्या है? ये एक वर्ष के अंदर में उत्पादित वस्तु और सेवा का, और ये क्या है? राष्ट्रीय सकल, देश के साल में जितनी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है उसे मुद्रिक मूल्य से मुद्रिक मूल्य है, और ये है कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य, बाजार या मौद्रिक उत्पादन। अंतर है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन का पता लगाने के लिए सकल घरेलू उत्पादन में देशवासी द्वारा और विदेशों में उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य जोड़ देता है। तो विदेश का मूल्य और राष्ट्रीय आय का जोड़ देता है, तो विदेशी और वस्तुओं को मूल्य को घटा दिया जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, तो क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, नेट नेशनल प्रोड्यूस, कुल राष्ट्रीय उत्पादन के प्राप्त करने के लिए हम कुछ खर्चा करना पड़ता है, कुछ कुल राष्ट्रीय उत्पादन में इन खर्चों को घटा देने से जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी कहते हैं। उत्पादन के बीच इसी वितरण किया जाता है। कुछ राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी में कच्चे माल को कीमत, पूंजी की हिसाब मरम्मत पर किया गया व्यय, कर एवं बीमा को व्यय घटाने पर जो बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब भारत की राष्ट्रीय आय एवं ऐतिहासिक परिवेश। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया था। भारत में सर्वप्रथम सन 1868 में दादा भाई नौरोजी, कौन किया था? 1868 में। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, दादा भाई नौरोजी। तो नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनविटिस रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपया बताया। इसके बाद अनेकों विद्वान ने व्यक्तिगत रूप से भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के अनुमान लगाना प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर बी के राव द्वारा 1925 से 1929 के बीच में भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वाधिक प्रचलित था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 ईस्वी में प्रोफेसर वीसी महानिवेलेसी लीज की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय संबंध में अनुमान लगा था। इस समिति ने अप्रैल 1991 में अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें सन 1948 से 1949 के लिए देश के कुल राष्ट्रीय आय के 8,650 करोड़ रुपया बताई गई थी तथा प्रति व्यक्ति आय 246 रुपया 39 पैसा रुपया बताई गई थी। सन 1954 को बहुराष्ट्रीय आय के आंकड़े का संकलन करने के लिए सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़ा प्रतिशत करती है। राष्ट्रीय आय के सृजन में अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्र में विशेष योगदान होता है। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम। तो ये जो हम दिखा रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। कौन सा? ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स है, उसको दे देगा CST का पूरा फॉर्म पूछेगा। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम। भारत जैसे बड़े देश में जहां जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ा रही है वहीं प्रति व्यक्ति आय कम है, अशिक्षा का स्तर ज़्यादा है एवं भाषा, जीवन शैली और संस्कृति की बहुआत है। इस बात का एहसास निरंतर बढ़ता जा रहा है कि विभिन्न आर्थिक सामाजिक उद्देश्य के प्रति के लिए हम अपनी प्रति व्यक्ति आय क्या होता है यहाँ से देखना है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इस आकलन को निम्न प्रकार से की जाती है। प्रति व्यक्ति आय को निकालने के राष्ट्रीय आय और कुल देश की जनसंख्या से क्या दे देते हैं? भाग देते हैं। तो हमारा क्या निकल जाता है? प्रति व्यक्ति आय। आओ जाने, भारत की राष्ट्रीय आय काफी कम है तथा प्रति व्यक्ति आय के स्तर भी बहुत नीचे है। तो भारत का राष्ट्रीय आय क्या है? बहुत कम है, और प्रति व्यक्ति आय भी का स्तर क्या है? बहुत ही नीचे है।
विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2009 के अनुसार वर्ष 2007 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $950 था, जहां भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय के लगभग 1/48 है। इसी प्रकार हम विश्व के कुछ देशों के प्रति व्यक्ति आय के निम्न स्तर से स्पष्ट करते हैं। अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय $40,040 है, इंग्लैंड में $42,740 है, चीन में $23,604, बांग्लादेश में $870 है। तो ये क्या है, 3 देश लिए हैं, 1 2 3 4 देश लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ तो पता है कि आय में वृद्धि करें, ऐसा करके हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते तथा अपने जीवन स्तर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा कर सकते हैं। तभी 5वीं वर्ष योजना के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के काया पलट के लिए अनेकों उपाय किया गया है, पर जनसंख्या में भारी वृद्धि तथा अन्य व्यवसाय में उसे गति के विकास न होने के कारण विगत वर्षों में भूमि पर जनसंख्या पर नियंत्रण बढ़ता गया, जिससे गरीबी और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई। आज के आधुनिक युग में कृषि क्षेत्र में हुए सुधार, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अन्य क्षेत्रों में हो रहे गुणात्मक विकास के पश्चात भी लोग को रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है, जिस कारण सभ्यता यह बेरोजगारी प्रति व्यक्ति आय के कम करके गरीबी को बढ़ावा देती हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में इसके अतिरिक्त श्रम शक्ति का बोझ कम करके और गैर कृषि रोजगार प्रदान करना, कृषि उद्योग बेरोजगारी उन्मूलन पर राष्ट्रीय विकास का महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो अब क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों के सामूहिक प्रयत्न का ही परिणाम है। उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत उत्पादन के साधनों को लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ के रूप में आय प्राप्त होती है। इसे अर्जित आय के भूमि अपनी आवश्यकता को पूर्ति के लिए वस्तुओं तथा सेवा की मांग करते हैं। जहां मांग के यह वृद्धि उत्पादन वृद्धि के प्रोत्साहित करती है और आर्थिक क्रिया के चक्रीय रूप में हो जाता है। इस कथन को निम्न चित्रों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। उत्पादन, आय सृजन, व्यय, पुनः उत्पादन, वृद्धि, प्रेरणा, प्रोडक्शन, उत्पादन, व्यय, आय। तो यहाँ देखिए आय की गणना करते हैं। उत्पादन से आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन में मूल्य जोड़ा जाता है। तो अब राष्ट्रीय आय की गणना अनेक प्रकार से की जाती है। चूंकि राष्ट्र की व्यक्तियों को आय उत्पादन के माध्यम से अथवा मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त होता है, इसलिए इसकी गणना जब उत्पादन का योग द्वारा किया जाता है तो उसे उत्पादन गणना विधि, सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड कहते हैं। जब राष्ट्र की व्यक्ति की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उस गणना के विधि आय गणना विधि, सेंसस ऑफ इनकम मेथड कहा जाता है। प्राप्त की गई आय व्यक्ति अपने उपभोग के लिए व्यय भी करती हैं, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना के लिए व्यय की माप की जाती है, किया जाता है। राष्ट्रीय आय की मापने के लिए इस प्रक्रिया को व्यय गणना विधि, सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड कहते। हम देखते हैं कि उत्पादित की हुई वस्तु मूल्य राष्ट्रीय आय के आर्थिक स्थिति को आकलन के सर्वाधिक विश्वसनीय मापदंड है। विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रयास से बड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय की गणना का मूल्य योग विधि, सेंसस ऑफ वैल्यू एड मेथड कहते हैं। अंत में व्यावसायिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। व्यावसायिक आधार पर भी गणना के व्यावसायिक गणना विधि, सेंसस ऑफ ऑक्यूपेशन मेथड कहते हैं। यद्यपि राष्ट्रीय आय की गणना उपरोक्त 5 तरीके से होती हैं, फिर भी आर्थिक दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र में उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि सहज, वैज्ञानिक और व्यावसायिक तरीके हैं जिसके आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई, डिफिकल्ट इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए उस देश के राष्ट्रीय आय की जानना आवश्यक है। राष्ट्रीय आय देश के आर्थिक विकास के सहज मापदंड है जो उसे उस देश के प्रति व्यक्ति आय के योग से निकल जाता है। राष्ट्रीय आय के आधार पर ही विशाल
क्या कह रहा है, विश्व के विभिन्न देशों में हम विकसित या विकासशील या अर्ध विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में मूल्यांकन करते हैं। यद्यपि राष्ट्रीय आय राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को आकलन के सर्वमाप हैं। फिर भी हम व्यवहारिक रूप से राष्ट्रीय आय की गणना करने के अनेक कठिनाई को सामना करना पड़ता है, जिसे संक्षिप्त में हम निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। आंकड़ों का एक तंत्र करने में कठिनाई, डिफिकल्ट इन कलेक्शन डाटा। पूरे देश के लोगों की आय को हम उत्पादन के रूप में उसकी आय के रूप में आंकते हैं और वह आंकड़ा एकत्र करने में अनेक कठिनाई होता है। सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो, राष्ट्र की विकास की सही स्थिति की नहीं प्राप्ति होता है। दोहरी गणना का संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ डबल काउंटिंग। पूरे राष्ट्र में लोगों के उत्पादन एवं आय के आंकड़ा करना सहज नहीं होता। भौगोलिक और मानवीय संसाधन के संरचना होती हैं, वह कभी कभी एक ही आय उत्पाद दो स्थानों पर अंकित कर दिया जाता है, जिस कारण वास्तविक आय से अधिक आय दिखने वाला लगती है। मूल्य को मापने में कठिनाई, बाजार की स्थिति में प्रायः हम यह देखते हैं कि एक ही वस्तु का कई व्यापारिक स्थिति से गुजरने के लिए कारण उस वस्तु का मूल्य विभिन्नता आती है। वस्तु की कीमत की यह विभिन्नता इसलिए होती है कि विक्रेता के एक वर्ग से दूसरे वर्ग तक जाने में उसकी यातायात का खर्चा, विक्रय व्यवस्था, विज्ञापन का खर्चा और विक्रेता के मुनाफे की राशि उसमें जुड़ जाती है। उदाहरण, चीनी का उत्पादन मूल्य कारखाने में कम होती है, जब वह थोक विक्रेता के पास जाता है तो उसका मूल्य में बढ़ोतरी होती है और अंत में खुदरा विक्रेता के पास जाते जाते उसकी कीमत पूर्व की अपेक्षा काफी अधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में अक्सर विक्रय के दो बिंदुओं पर अलग अलग रूप में आंकड़ों को जोड़ने से राष्ट्रीय आय की भ्रामक स्थिति पैदा होने की संभावना रहती है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उपरोक्त बातों पर ध्यान देना से आंकड़ा स्पष्ट, व्यवहारिक एवं विश्वसनीय प्राप्त होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संग्रह कर्म में यह आवश्यक होता है कि पूरे राष्ट्र के लिए एक ही मापदंड अपनाया जाए, जिससे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को सही मूल्यांकन किया जा सके। विकास में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। किसी भी राष्ट्र की संपन्नता अथवा विषमता वहां के लोगों के प्रति व्यक्ति आय या संयुक्त रूप से सभी व्यक्तियों के आय के योग, जिसे राष्ट्रीय आय कहते हैं, के माध्यम से जाना जाता है। राष्ट्रीय विकास के लिए जो भी प्रयास किया जाता है वह राष्ट्र की सीमा क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों को उत्पादकता अथवा उनकी आय के बढ़ाने के माध्यम से की जाती हैं। वर्तमान युग में देश अपने आप तरीके से विकास योजना बनाती हैं, जिसे राष्ट्र की उपलब्धता साधनों की क्षमता को बढ़ाकर अधिक आय प्राप्त करना होता है। इस तरह शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूंजी विनियोग के द्वारा रोजगार का सृजन किया जाता है, जिससे लोगों के आय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास करने के लिए मुख्य रूप से उत्पाद तथा आय में वृद्धि की जाती है। वस्तुओं के अधिक उत्पादन तथा व्यक्तियों की आय अधिकतम होने पर ही हम राष्ट्र एवं उच्चतम आर्थिक विकास की स्थिति पा सकते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास की सही मापदंड है। बिना उत्पाद के बढ़ाए लोगों के आय में वृद्धि नहीं हो सकती और ना ही आर्थिक विकास हो सकता है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तित होने से इसकी प्रभाव लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है। राष्ट्रीय आय वास्तव में देश के अंदर पूरे वर्ष भर में उत्पादित शुद्ध उत्पादित नेट प्रोडक्शन का उत्पाद कहते हैं, लेकिन उत्पादित में वृद्धि तभी होगा जब उत्पादन में अधिक श्रमिक को लगाया जाए। इस प्रकार जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होगी वैसे वैसे रोजगार, लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा, श्रमिक का वेतन बढ़ेगा, उनकी आय बढ़ेगी तथा उनका जीवन स्तर पूर्व की अपेक्षा बेहतर होगा। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से व्यक्तियों का विकास संभव हो सका। यदि इस प्रकार राष्ट्रीय आय के सूचांक में वृद्धि होती है तो इससे लोगों के आर्थिक विकास अवश्य वृद्धि होते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आर्थिक विकास, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, है ना। यहाँ तक अब तक हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं सेवाओं को शामिल किया जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में आंका जाता है अथवा जिनके लिए भुगतान किया जाता है। जिन सेवाओं के लिए भुगतान नहीं की जाती उनका गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती। उदाहरण में कई
नर्स अपने बच्चों को सेवा करती है तो उनकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं होगी, लेकिन वही नर्स अस्पताल में काम करती है तो उसकी गणना राष्ट्रीय आय में की जाएगी। इस गणना के पश्चात विकास की क्रिया सामान्य तौर पर चलती रहेगी। यदि विकास की क्रिया के तहत राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो गरीबी द्वारा प्राप्त आय में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि बढ़ी हुई आय को सब हिस्सा अमीरों के पास चला जाता है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है संतुलित आर्थिक विकास नहीं होगी। इस कारण इन दिनों सरकार योजना आयोग के द्वारा समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ पर बल दिया जाता है, जिससे अनुपात में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में या उससे अधिक अनुपात में यदि जनसंख्या में वृद्धि हो रही तो समाज के आर्थिक विकास नहीं बढ़ सकता है। फिर भी इन परिस्थितियों में मौजूद राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो लोगों के आर्थिक विकास में धारणा तौर पर वृद्धि देखी जा सकती है। समय में आय परिवर्तन के साथ गरीबी की रुचि एवं स्वभाव परिष्कृत होता है तथा अपनी बढ़ी हुई आय के सदुपयोग करता है। इस प्रकार उनके आर्थिक विकास में आवश्यक ही वृद्धि होती है। अतः हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि चंद परिस्थितियों को छोड़कर यदि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो समाज के आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। इसे राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में कमी होने से समाज के आर्थिक विकास में भी कमी होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप पढ़े होंगे सही तो सन 2008 या 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? 22,553 रुपया, 25,494 रुपया, 6,610 रुपया या 94,850 रुपये। कितना था? 25,494 रुपया, ये आंसर होगा। ठीक है। भारत के वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी 31 दिसंबर को, 1 जुलाई से 30 जून को, 1 सितंबर से 30 जुलाई, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को क्या भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता। तो यहाँ से भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो किसका है भारत का राज्य? तो सबसे सर्वाधिक बिहार का तो नहीं, पंजाब का नहीं, हरियाणा नहीं, तो हरियाणा भी है और गोवा है, लेकिन सर्वाधिक पूछ रहा है तो सर्वाधिक पूछ रहा है तो गोवा का हो जाएगा। उसके बिहार के किस जिला के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना का सर्वाधिक है, सबसे कम है शिवहर का। ठीक है। उत्पादन एवं आय की गणना की विधि आर्थिक दृष्टि से क्या है? उत्पादन एवं, तो इसका ध्यान में रखना सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, उपयुक्त तीनों है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? उपयुक्त तीनों हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ इसको भरेंगे। बिहार की कितना है? 41.1% आबादी नीचे गुजरती है, तो इसको भी भरेंगे हम लोग। तो आंसर कितना होता है? 41.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। उत्पादन, आय एवं एक चक्रीय समूह का निर्माण करती है। तो यहाँ क्या भराएगा? यहाँ भरना है उत्पादन व्यय, मतलब व्यय, उत्पादन, आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण करती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है? वृद्धि होता है। यहाँ क्या लिखना है? यहाँ लिखना है वृद्धि होता है। ठीक है। राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से विकास की क्रिया पूरी होती है। तो क्या हो जाएगा? विकास, विकास की क्रिया पूरी होती है। बिहार में वर्ष 2005 के कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत था? तो 11.3% था। ठीक है।